नमस्कार, जय हिंद। देखिए मित्रों, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था बीच में ही प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को आप लोग जानते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया था हमने। एक पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भाग में विभाजित किया। एक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया है। ठीक है ना। देखिए मित्रों, मैं आपको आज जो है मध्यपाषाण काल के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए सारी चीजें लिख के पहले कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। तो छोटा वीडियो बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हमको ये लग रहा है कि हम चीजों को कुछ लिख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से चीजें बता सकें कम से कम समय में, जिससे आपको सुनने में उसको दिक्कत न हो। बड़ा वीडियो बनाएंगे तो सरते उसके लिए टाइम आएगा। जैसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे वीडियो को, तो हम आगे अच्छा वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, विचारात्मक रहेगा सब चीजें। देखिए, हमने कहा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने अपने क्रमिक विकास को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब वो मध्य पाषाण काल में पहुंचता है तो उसके उपकरणों में बदलाव होता है, उसके आवास में बदलाव होता है। ठीक है, वह पशुपालन करने लगता है। ठीक है, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर जिला, बागोर एक स्थान है, भीलवाड़े जिले में है, राजस्थान में। राजस्थान का बागोर, ध्यान दीजिएगा, नोट करिए इस बात को। राजस्थान का बागोर भीलवाड़े जिले में है, भीलवाड़ा जिला में है। वहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्यपाषाण काल में। और मध्यपाषाण काल में आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य और भी स्थलों से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से आप सरायनाहर राय देख लीजिए, महदहा देख लीजिए, दमदमा देख लीजिए, पट्टी तहसील में है। इससे भी आपको देखेंगे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तथा गर्द चूल्हे मिलते हैं, सवादान विधि मिलती है। मतलब अब मनुष्य अंत्योष्टि विधि, लोकोत्तर जीवन को लेके कि भविष्य में कोई जीवन होता है, उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। मध्यपाषाण काल, देखिए मध्यपाषाण काल, मध्य काल है, द्वितीय अंतरिम काल है, हिमकाल है। इस हिमकाल में जो उपकरण प्राप्त होते हैं, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। क्लियर, लघु पाषाण उपकरण। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कालक्रम की, कब से कब तक मध्यपाषाण काल माना जाता है। और मानने का मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं और पहले जाता है, कहीं बाद में जाता है, लेकिन उसका एवरेज, औसत अनुमान अगर लगाया जाता है, उसका प्रमाणित अनुमान मैं आपको दे रहा हूं। मध्यपाषाण काल का सबसे प्रमाणित अनुमान है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो इलाहाबाद का मेजा तहसील है, वहां पे एक स्थल प्राप्त हुआ है, चौपनी मांडो। चौपनी मांडो प्राप्त हुआ है, जहां से लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्त निर्मित कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं और कुछ कंकाल भी मिले हैं। उनके जो मतलब कार्यक्रम निर्धारित होता है, वह 17,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक दिखाई पड़ता है। क्लियर ना। अब देखिए, यह इसमें कार्यक्रम की चर्चा हम लोगों ने कर दिया। अब बात आती है उपकरणों की। तो उपकरण में बदलाव हो गए थे पुरापाषाण काल में। जो चापर, चापिंग, पेबुल, फ्लेक और ब्लेड संस्कृत थी, अब वह बदल गई थी। वह साथ साथ तो चलते रहते, लेकिन कुछ नए उपकरण, पत्थर के नए उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें एक धार फलक, मतलब पत्थर का एक तरफ किनारा निकाल के उसको कोर को साफ कर दिया जाता था, एक धार फलक कोना निकाल दिया जाता था। ठीक है। दूसरी है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी? बेधनी। बेधनी मतलब पॉइंट होता है, बेधनी का मतलब पॉइंट होता है। पॉइंट को धार बनाने के लिए, मतलब दोनों तरफ धार बनाते थे तो कोना निकल जाता था, त्रिभुजाकार टाइप के पत्थर होते थे,
जो इस तरह से कोनेदार होते थे, उन पत्थरों को कहेंगे बेधनी। ठीक है, अर्धचंद्राकार पत्थर बनते थे। अर्धचंद्राकार तीसरे पत्थर होते थे जो चंद्रमा के आकार का ऐसे इस तरह के पत्थर बनाए जाते थे। ठीक है, जिससे काटने का भी काम मनुष्य करता होगा उसमें। ठीक है ना, और समलंब आकार के कुछ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, मतलब स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक, छिद्रक के साथ साथ अब एक धार फलक, बेधनी, अर्धचंद्राकार और समलंब प्रकार के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। अगर कहीं भी प्रश्न पूछता है लघु पाषाण उपकरण की बात करेगा तो आप जानिए मध्य पाषाण काल के उपकरणों की बात कर रहा है। क्लियर ना? देखिए, बिना समय गवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। खोज उत्खनन प्रमुख स्थल देखिएगा। लघु पाषाण उपकरण का सर्वप्रथम सबसे पहली बार उत्खनन किसने किया? विंध्य क्षेत्र में CL कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल ने किया और 1867 में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। क्लियर? देखिए मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा तो पहुंचूंगा कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। देखिए, भारत के बहुत सारे प्रांतों में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं जो मध्य पाषाण काल के हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारे कई स्थल प्राप्त होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला, बागोर। क्लियर? अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में लंघनाज एक प्रमुख स्थल है जहां से भी प्रमुख चीजें प्राप्त की गई हैं। इसमें डी संकालिया महोदय ने खोज कराई थी और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के साथ मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक में संगनकुल्लू, तमिलनाडु में तिरुनेवेली। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका की खोज 1958 में VS वाकाड़कर ने की थी और यहाँ से चित्रातीत शैल गुफाओं का निर्माण प्राप्त होता है। इसके साथ बहुत सारे लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश से, और बिहार से चिरांद। ठीक है, पलामू और सब चीजें, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में बिरहानपुर। ठीक है, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। क्लियर? इतना चीज नोट कर लिया। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की चकिया तहसील से, ठीक है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में मेजा करसना फूलपुर। ठीक है ना, यहां से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें चापनी मांडो मेजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है ना, चापनी मांडो, जिसका खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्देशन में हुआ था। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ एक प्रमुख स्थल है जहां से तीन प्रमुख स्थल प्राप्त होते हैं प्रतापगढ़ में। एक सराय नाहर राय से लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ अस्थि और सींग से निर्मित भी उपकरण प्राप्त होते हैं। यहां से 8 गर्तावास और 14 जो है सवाधान संस्कृति प्राप्त होती है। सवाधान, जिनके पैर जो है पूर्व की दिशा में और सिर पश्चिम की दिशा में लटाए हुए हैं। ठीक है, सराय नारायण। दमदमा जो है पट्टी तहसील में है, जहां से हड्डी के उपकरण तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। ठीक है, दमदमा से कुल मिला के 41 सवाधान प्राप्त होते हैं। इन शवों के साथ कुछ उपकरण, उनके उपयोग की गई उपकरण भी लगाए जाते थे जो लोकोत्तर जीवन की परिकल्पना करते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं महदहा की। महदहा में बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनके साथ साथ सींग के उपकरण। ठीक है, और पशुपालन के साथ जैसे बकरी, सुअर, बरसिंगा और पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। यहाँ अर्धजलीय हड्डी भी मिलती है। इससे गर्तावास चूल्हे प्राप्त होते हैं, अर्धजलीय हड्डियां मिलती हैं। अर्धजलीय हड्डियों से ये पता चलता है कि मनुष्य यहाँ पे भोजन को, मतलब कि मांस को भूनने का प्रयास करता था। ठीक है ना, और यहाँ से स्त्री और पुरुष, ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? महदहा से। इस चीज को नोट करिए,
स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? महदाह से मिलता है। यहाँ पे उनके साथ कुछ लघु उपकरण तथा हड्डियों के उपकरण भी, आभूषण भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब मनुष्य मतलब कि लोकोत्तर जीवन मतलब पुनर्जन्म के में विश्वास करने लगा था या सोचने लगा था। ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की और इसका देखिए इसकी खोज और निर्देशन मतलब जी.आर. शर्मा के मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं जी.आर. शर्मा, बी.डी. मिश्र, इन लोगों ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, क्लियर, इतना चीज हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताओं की। तो इस काल में आते आते मनुष्य आवास के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। आदमगढ़ बागौर हमने बता दिया, प्लस महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय से भी पशुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिकार के साथ साथ मनुष्य पशुपालन भी करने लगा था। मतलब शिकार तो कर रहा है, शिकार तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ करते हैं, जिसके साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और यहाँ से गर्त चूल्हे मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में गर्त चूल्हे मिले हैं। जो गर्त चूल्हे अलग अलग स्थलों जैसे सराय नाहर से मिला है, दमदमा से मिला है, महदहा से मिला है। ठीक है, गर्त चूल्हे मिले हैं तथा अंत्योष्ट विधि मिलती है कि विधिवत अंत्योष्ट की जाती थी। उसमें जो है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में सर और पूर्व में पैर रख दिया जाता था, उनको समाधान किया जाता था। कब्रिस्तान मिलता है, कब्र मिलते हैं और उसमें उनके साथ उनके उपयोग में लाई गई वस्तुओं को साथ में दफना दिया जाता था, जिससे ये परिकल्पना की जाती है कि लोकोत्तर जीवन की परिकल्पना उसमें विद्यमान हो गई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में एक संक्षिप्त विश्लेषण किया, संक्षिप्त टिप्पणी या चर्चा किया है, जिसमें ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने पाया है। तो मध्य पाषाण काल में हम देख लिए कि क्या क्या हुआ, कालक्रम देखा, उपकरण देखा, उत्खनन और खोज देखा, मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद विशेषताओं को देख लिया और परिणाम क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल ने नव पाषाण काल का आधार निर्मित कर दिया था। नमस्कार मित्रों, आज के लिए हम छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा नव पाषाण काल लाएंगे, फिर हम लोग सैंधव सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरह से क्रम बना रहेगा। जय हिंद।